हेलो बच्चों एवं साथियों, यूनिक लर्निंग एम में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और होली का मौसम चल रहा है। यूनिक लर्निंग एम यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। होली का जो पर्व है बड़ा ही प्यारा पर्व है। यह रंगों का त्यौहार है, लाल गुलाल का त्यौहार है। इसमें आप सभी से अपेक्षा है कि होली में अच्छी निगाह से, अच्छे नज़रों से होली खेलें। एक दूसरे के सम्मान की रक्षा करते हुए अपने सम्मान की रक्षा अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से होली खेलें कि अगला व्यक्ति आपसे अपेक्षा करे कि आप आएं और मुझसे होली खेलें। अच्छे नज़रों से, अगर आप अच्छे निगाहों से, अच्छे इरादे से उसके पास जाएंगे होली खेलने के लिए और सम्मान के भाव से, तो यू आर मोस्ट वेलकम होगा, यू आर द मोस्ट रेस्पेक्टेड होंगे और आपका स्वागत होगा। होली के त्यौहार पे जो एक होली का स्पार्ट है, उसमें अच्छे रंगों को भरने का प्रयास किया जाता है। साथियों, एक संदेश देना चाहते हैं कि व्यक्ति कभी कभी अपने को बहुत ही सुप्रीमो समझने लगता है, बहुत ही अपने को ज्ञाता समझने लगता है। जिस दिन से व्यक्ति के अंदर ये भावना आ जाएगी कि मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ, मैं बहुत बड़ा सुप्रीमो हूँ, मैं बहुत बड़ा श्रेष्ठ हूँ, उसके अंदर ईगो जाग जाता है। आप सच्चा बनिए, ज्ञानी बनिए, अच्छे नेक इंसान बनिए, लेकिन ईगोइस्ट मत बनिए। आप सेवक का काम कीजिए और जो सेवक का काम करता है वो हमेशा सबसे ऊपर होता है, क्योंकि सेवक जो होता है वो सारी उलझनों को पार करता है और जो ईगो होता है वो हमेशा क्लैश करता है, टकराता है। धार्मिक के बारे में मैंने अपने कार्यक्रम से बताया था कि धार्मिक बनो, धर्मांध नहीं। धर्म का कार्य करो आप लोग, ठीक है, लेकिन ज़रूरतमंद की मदद करना चाहिए। अगर मेरे कमाए हुए 100 रुपये का 10 रुपया अगर किसी ज़रूरतमंद को जाता है तो वही उसकी सच्ची उपयोगिता मानी जाती है। इंसान तो करोड़ों में चलता है, अरबों में चलता है, लेकिन अगर उसका पैसा का अंश किसी ज़रूरत में नहीं पहुंचता है, किसी दूसरे की सेवा के काम में नहीं आता है, तो उस पैसे की कोई उपयोगिता नहीं होती है। जैसा कि जानते हैं, तमाम मिशनरियाँ, तमाम ट्रस्ट, तमाम वगैरह चैरिटी वगैरह खोले जाते हैं, तमाम धार्मिक प्रसारण भी होता है, उसके माध्यम से वृद्धा आश्रम वगैरह खोले जाते हैं, तो उसका उपयोग होता है। तो अपने भी जीवन में कुछ न कुछ उपयोगिता बनाए रखना चाहिए। मैं आप लोगों को, चलिए ठीक है, आगे बाद में बात करेंगे। मैं ये आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये कंपटीशन की दृष्टि से तो मैंने बता ही दिया है कि अति महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग एक एक पॉइंट पर ध्यान दीजिए। जो एसएससी, रेलवे, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, वगैरह तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें
हर पॉइंट टू पॉइंट में नियम बताया जाता है। यहाँ हमने सिंटेक्स में, वाक्य रचना में यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन का मैंने यहाँ पे बताया है प्रयोग कैसे होता है। तो इसमें लिखा है, इसमें वर्ब हमेशा बिगिनिंग में प्रयुक्त संज्ञा, क्रिया हमेशा बिगिनिंग में क्रिया हमेशा जो बिगिनिंग में प्रयुक्त नाउन, एंटीसीडेंट माने पूर्व पद, जो नाउन आरंभ में जो नाउन है उसको एंटीसीडेंट कहते हैं, पूर्व पद कहते हैं, उसी के अनुसार क्या लगती है, क्रिया लगती है। ठीक है। लेकिन वर्ब टू बी के बाद किसी अगर प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में व्यक्त किया गया है तो आगे की क्रिया उसी प्रोनाउन के अनुसार ही लगती है। बात समझ में आ गई। उदाहरण के रूप में जैसे मैंने यहाँ पे दिया है द मैन, ये पहला वर्ब हमेशा बिगिनिंग में प्रयुक्त नाउन को ही पूर्व पद कहा गया है, एंटीसीडेंट कहा गया है। तो द नाउन ये पूर्व पद है, द मैन जो है ये पूर्व पद है, इसी के अनुसार हमारी क्रिया इज लगी है। द मैन हु, व्हाट, हाउ, वेयर, विच ये रिलेटिव प्रोनाउन है। द मैन हु इज हियर, आदमी जो यहाँ है, इज माई फ्रेंड, उसी के अनुसार ही यहाँ भी क्रिया लगी है, यहाँ भी लगी है। ठीक है, पूर्व पद के अनुसार। बिगिनिंग में प्रयुक्त संज्ञा जिसे हम पूर्व पद कहते हैं, पूर्व पद के अनुसार इसमें हमेशा वर्ब लगता है। तो पूर्व पद क्या है, द मैन के अनुसार इज लगा है, हियर इज माई फ्रेंड। दूसरा क्या है, द मैन हु, अब यहाँ पर वहाँ मैन था, यहाँ मेन हो गया, मेन माने बहुत से आदमी, तो बहुवचन हो गया था द मैन हु आर। अब इसके अनुसार आर लगेगा, द मैन हु आर हियर आर माई फ्रेंड्स। ठीक है। तीसरा है कि प्रोनाउन, लेकिन वर्ब टू बी के बाद किसी प्रोनाउन एज सब्जेक्ट, वर्ब टू बी के बाद अगर कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त है तो इट इज़, वर्ब टू बी यहाँ है, हमने यहाँ लगा दिया है निशान, वर्ब टू बी यहाँ पे है। ठीक है, वर्ब टू बी क्या है, इज है। अब इसके बाद क्या है, प्रोनाउन आई है। अब आई के अनुसार ही हम क्रिया का यूज करेंगे। अगर वर्ब टू बी के बाद कोई प्रोनाउन आता है, ठीक है, या करता आता है, तो इट इज़ आई हु हैव हेल्प्ड यू। उसी तरह से यहाँ है ही इज़ वन ऑफ दोज, यहाँ पे उनमें से एक वह है, इसके अनुसार हम लगाए हैं हु, दोज हु डू नॉट एक्सेप्ट इट, जो इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं उनमें से वह एक है। अर्थात इसके अनुसार नहीं लगेगा क्रिया, इसके अनुसार लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया। नोट में हमने लिखा है हु, हुम, हुज का प्रयोग ह्यूमन बींग्स के लिए, मानव जाति के लिए लगता है। व्हिच का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं एवं जानवरों के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसा कि हु का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, हुम, हुज का भी प्रयोग होगा तो मानव जाति के लिए होगा, लेकिन व्हिच का प्रयोग होगा तो ये निर्जीव वस्तुओं के लिए होगा। ठीक है ना। जैसे द पेन, आई फाउंड द पेन व्हिच वाज लॉस्ट, मैंने पेन को पाया जो खो गई थी। तो पेन के स्थान पर किसका प्रयोग हुआ, व्हिच का प्रयोग हुआ। ठीक है। अगला है यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव, निजवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक निजता का। तो यहाँ कैसे इसका ये रिफ्लेक्सिव क्या है भैया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसमें माई, हर, आवर, हिम, देम, इट, इन सभी में सेल्फ जोड़ते हैं, सेल्फ लगाते हैं। तो जैसे माई में माई सेल्फ,
फिर हर में हर सेल्फ, आवर में आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, इन सभी में सेल्फ लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन निजवाचक में ये माई सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, ये पहले लगता है। अब पहला हमने दिया है यहाँ पे आई माई सेल्फ, माई में सेल्फ लग गया, माने मैं स्वयं, डिड इट, इसे किया। दूसरा है दे देम सेल्फ सॉल्व्ड द सम, उन लोगों ने स्वयं सवाल को हल किया। अब इसमें क्या है कि नॉमिनेटिव प्लस नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव माने क्या है, माने नॉमिनेटिव में क्या होता है, दे होता है, तो दे का ही ऑब्जेक्टिव देम होता है, उसमें सेल्फ लगता है, ठीक है ना। लेकिन आप लोग इसको इतना ही तैयार कीजिए, ठीक है, इसको कंफ्यूज कर देता है। तो बस इतना ही, देम सेल्फ सॉल्व्ड द सम। यूज ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यह दो तरीके से बनता है। एडजेक्टिव जो है दो तरीके से बनता है। एक एडजेक्टिव नाउन के पहले होता है, एक एडजेक्टिव क्रिया के साथ लगता है। तो जैसे ए ब्यूटीफुल लेडी, लेडी वाज ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ए ब्यूटीफुल लेडी, ए यंग लेडी, ए यंग लेडी, यह क्या है, केम टू मी, ए यंग लेडी केम टू मी, एक जवान महिला या एक युवती मेरे पास आई। इसको हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं, जो संज्ञा के पूर्व में होता है। लेडी के, लेडी क्या है, लेडी संज्ञा है, नाउन है, इसके पूर्व में यंग लगा हुआ है, तो जो संज्ञा के पूर्व होता है उसको एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ हमने लिख दिया है संज्ञा के पूर्व। दूसरा क्या है, द लेडी वाज यंग, युवती जवान थी या महिला जो है जवान थी, ठीक है। तो द लेडी वाज यंग, यह क्रिया के साथ है, वाज के बाद तब यंग है, इसको प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव दो तरीके से बनता है, ठीक है। अगला है यूज ऑफ एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, यहाँ हमने लिखा है कि एडजेक्टिव फ्रेज हमेशा संज्ञा के बाद आता है। एडजेक्टिव फ्रेज हमेशा संज्ञा के बाद आता है। पहला है एग्जाम्पल, द बॉय इन द कॉर्नर। तो द बॉय इन द कॉर्नर, बॉय क्या है, नाउन है, हमेशा संज्ञा के बाद आता है, तो नाउन माने संज्ञा, संज्ञा के बाद। इन द कॉर्नर, ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। इज़ रीडिंग, पढ़ रहा है, माने लड़का कोने में कॉर्नर में पढ़ रहा है। दूसरा क्या है, आई मेट ए लेडी विथ ब्लू आइज। तो आई प्रोनाउन है, संज्ञा तो है नहीं, आई मेट वर्ब है, ये संज्ञा तो है नहीं, ए लेडी है, यहाँ पर है, ए लेडी है, और इसके साथ विथ ब्लू आई जो है एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि नीली आँख वाली, तो विशेषता बतला रहा है ना। तो ठीक है बेटा, अब आगे हम फिर मिलते हैं।